अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जो है वो आप लोगों का हस्ब मामूल नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 चैप्टर आप लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आपका टेम्पो बन गया होगा कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो आप नॉवल पढ़ रहे हैं ये बेसिकली बायोग्राफी है मिस्टर चिप्स की। बायोग्राफी का मतलब होता है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात बताए जाएँ। हमें यहाँ उसका ज़्यादा बचपन नहीं बताया गया और उसकी यानी लड़कपन या मतलब उसके बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ उसकी पैदाइश का बताया गया है या थोड़ा बहुत इस चीज़ का बताया गया है कि वो जो है ना उसने ये बताया गया है कि वो ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था जब वो एक टॉडलर था और फिर उसकी ज़िंदगी के वाक़यात जो हमारे सामने शुरू होते हैं वो होते हैं 22 साल की उम्र से। क्योंकि यहाँ पर बायोग्राफ़ी जो चिप्स की हमें बताई जा रही है ये वो बायोग्राफ़ी बताई जा रही है या उसकी ज़िंदगी के वो वाक़यात बताए जा रहे हैं जो जब उसका एज अ टीचर कैरियर का आगाज़ होता है। टीचर भी नहीं बल्कि लफ्ज़ मास्टर बोला जाता था, तो मैं मास्टर का लफ्ज़ यूज़ करूँगी कि जब एज अ मास्टर वो अपने करियर का आगाज़ करता है ब्रुकफील्ड स्कूल में और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल में उसके पहले दिन की ज़िंदगी से लेकर और उसके बाद उसकी डेथ तक के वाक़यात हमें इसमें बताए गए हैं और जिसमें बहुत सारे वाक़यात वो भी हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी यानी वो गुजारता है। तो यानी ये उसका एज अ टीचर जितने भी उसको तजुर्बे होते हैं, जिन जिन लड़कों से उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी जो है जब वो शादी करता है, किससे वो शादी करता है, यानी उसकी लव लाइफ भी इसमें डिस्कस की गई है और उसके अलावा बाकी ज़िंदगी के वाक़यात भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इब्तदाइया के जो 3 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं इसमें मोस्टली हमें 3 चीज़ों पर हमारा फोकस था, जिनमें से पहला उसकी ज़िंदगी के ब्रुकफील्ड आने से पहले के कुछ वाक़यात और उसके बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद की रूटीन। उसके बाद जो चीज़ बताई गई है वो ब्रुकफील्ड का पूरा तारुफ़ कि ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल था, किन अदवार से गुज़रा, किस तरह की रेपुटेशन देखी और किस तरह के लोग यहाँ से पढ़कर निकले। इसके अलावा फिर मिसेस विकेट्स के यहाँ जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा था वो सारे वाक़यात बताए गए हैं। वहाँ जो रूम उसका था उसको मिला हुआ वो किस तरह का था, कैसे वो डेकोरेटेड था, चिप्स की दिलचस्पियाँ क्या हैं रिटायरमेंट के बाद, चिप्स किस तरह की किताबों में दिलचस्पी लेता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक जनरल हमें चिप्स की ज़िंदगी का आइडिया हमें दे दिया है। अब हम ये जो चैप्टर्स स्टार्ट करने लगे हैं ये चैप्टर नंबर 4 से लेके और चैप्टर नंबर 8 तक यानी तकरीबन ये 4 से 5 चैप्टर्स हैं। ये सारे के सारे चिप्स की जो मैरिड लाइफ है या चिप्स की ज़िंदगी में एक जो टर्न आता है, एक जो तब्दीली आती है, जो उसको जिस तरह का वो शख्स था उससे एक बिल्कुल नया शख्स बना देती है और वो थी उसकी कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात। उसके बाद उसकी उससे शादी के साथ शादी जो कि 1 साल तक रही, जिसमें कैथरीन शादी के बाद उसके साथ ब्रुकफील्ड में ही रहने लग गई। उनको वहाँ पर घर मिल गया। पहले वो बैचलर रूम में रहता था, फिर उसको घर मिल गया। वो कैथरीन के साथ वहाँ ज़िंदगी उसने गुजारी 1 साल मिल के उन दोनों ने, जो उनकी मैरिड लाइफ थी। और फिर उसके बाद जो है वो कैथरीन की डेथ होती है और उसकी डेथ के बाद उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है। ये 4 से 5 चैप्टर्स ये सारे के सारे उसी ज़िंदगी या ज़िंदगी के उस फेज़ के बारे में हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें हमें ये बताया गया है कि चिप्स की पहली मुलाकात जो है वो कैथरीन से कहाँ पर होती है और कैथरीन कैसी लड़की होती है, उसके क्या ख्यालात होते हैं, चिप्स कैसा आदमी होता है, उसके ख्यालात उस टाइम क्या होते हैं। यानी ये अब हमें बताया जाएगा शादी से पहले दोनों की पर्सनैलिटी का कंपैरिजन है। यानी चिप्स किस तरह का आदमी था, कौन लोग उसके आइडियल थे, किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करता था, किस तरह के राइटर्स को पसंद करता था, कैसे ख्यालात का मालिक था, मॉडर्न ख्यालात का मालिक था या कंजर्वेटिव या ओल्ड फैशन ख्यालात का मालिक था। इस तरह कैथरीन कैसी लड़की थी, उसके ख्यालात कैसे थे।
और ये कि फिर इन दोनों की शादी कैसे हुई। ठीक है, तो ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखिए। स्टिर्ड, स्टेट कहते हैं जागना, स्टिमुलेटेड, एक्साइटेड, रीयूज्ड, किंडल्ड, क्विकन्ड या इंस्पायर्ड। नेक्स्ट वर्ड वो है अरोमा, अरोमा कहते हैं खुशबू को। स्मेल, सेंट, ऑडर, फ्रेगरेंस या परफ्यूम। नेक्स्ट वर्ड वो है टेंगल्ड, टेंगल्ड कहते हैं उलझे हुए। इंटेंगल्ड, इंटरवाइंड, ट्विस्टेड या फिर नॉटेड। नेक्स्ट वर्ड वो है रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस कहते हैं याददाश्त को। मेमोरी, रिमेम्बरेंसेस, रेमिनिसेंसेस। जी, अगला लफ्ज़ है वो है परमानेंस, परमानेंस कहते हैं पायदारी, पायदार यानी परमानेंट से निकला है, परमानेंट पायदार होते हैं और परमानेंस पायदारी। सिनोनिम्स है स्टेबिलिटी, लास्टिंगनेस या फिर firmness। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल कहते हैं काबिल पेशिनगोई। इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं फोर्सिएबल, एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेबल या फिर एस्टिमेबल। नेक्स्ट वर्ड है वो है कुलीग, कुलीग कहते हैं साथी को। कुलीग जो आपके साथ जो काम करता है, जो आपका मतलब पार्टनर होता है। फेलो भी हम जिसको बोलते हैं, एसोसिएट, पार्टनर, वर्कमेट, कोवर्कर, कोलैबोरेटर। नेक्स्ट वर्ड वो है बोर्ड, बोर्ड कहते हैं रिहाइश रखना। लॉज, लिव, हैव रूम्स या फिर रूम। जी, आगे ये अब चिप्स की ज़िंदगी के जो वाक़यात यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो है साल 1896 का। कौन सा साल है? 1896। इस वक्त तक चिप्स की जो एज है वो 40 से अबव हो चुकी है यानी, और अब तक उसने शादी नहीं की है। ये साल उसके लिए बहुत ही यादगार बन जाता है। इस साल का स्प्रिंग सीज़न यानी मौसम बहार कैसे यादगार बनता है या क्या तब्दीली आती है, ये अब हम देखते हैं। जी, देयर केम टू हिम स्टिर्ड बाय द वार्मथ ऑफ फायर एंड अरोमा एंड द जेंटल अरोमा ऑफ टी, 1000 टैंगल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स। वो कहते हैं कभी कभार ऐसा होता था कि जब चिप्स बैठा होता था तो जो आग की तपिश और चाय की महक के साथ कितनी हज़ारों ऐसी उलझी हुई यादें उसके जहन में आती। और ये सारी की सारी यादें जो थीं ये स्प्रिंग ऑफ 1896 यानी 1896 के मौसम बहार की यादें थीं। ही वॉज अब ये यादें कैसे उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी ये हम देखते हैं। ही वॉज 48, उस टाइम तक वो 48 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी। एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल यानी, और ये 48 साल की उम्र एक अच्छी खासी पुख्ता उम्र होती है जिसमें आपकी जो आदत होती हैं बिगिन टू बी प्रिडिक्टेबल यानी इसमें वो इतनी पक्की हो चुकी होती हैं कि कोई भी उनके बारे में बता सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, पेशिनगोई कर सकता है, या वो काबिल आदत जो हैं वो काबिल पेशिनगोई हो चुकी होती हैं। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, अब उसकी कुछ तरक्की हुई थी, वो हाउस मास्टर बन चुका था। हाउस मास्टर जो होता है वो इंचार्ज होता है हॉस्टल का। विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, अपने इस नए ओहदे के साथ एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स और अपने पुराने क्लासिकल जो फॉर्म्स हैं या वज़ा या जो ढंग या जो मज़ामीन हैं उनके साथ, ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ। वो काफ़ी हद तक ब्रुकफील्ड में अपनी ज़िंदगी का जो ये जो फेज़ गुजर रही थी उसको वो काफ़ी मसरूफ़ और काफ़ी वार्म और लतीफ़ बना चुका था। ड्यूरिंग द summer वकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन। ये पहली दफ़ा था कि गर्मियों की छुट्टियों में उसका प्रोग्राम बना कि वो अपने एक साथी मास्टर रॉडन के साथ उसने सैर पर जाने का फ़ैसला किया, और सैर पर जाने के लिए उसने लेक डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब किया। लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में शायद मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि इंट्रोडक्टरी बल्कि लेक्चर में बताया था कि लेक डिस्ट्रिक्ट ये ब्रिटेन या यूके में मौजूद एक बहुत ही यानी एक
जिसको कहते हैं कि खूबसूरत तरीन जगह है, जो लेक्स के लिए या झीलों के लिए मशहूर है। और ये जैसे कहते हैं ना, एक रिज़ॉर्ट है, रिज़ॉर्ट बोलते हैं जो सैर की जगह होती है, और उमूमन लोग वहाँ पर उसके मौसम और उसकी खूबसूरती के लिए वहाँ सैर करना पसंद करते हैं उस वक्त भी, और ये अभी भी ये जगह बहुत मशहूर है। तो 1896 में उसने राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट की सैर का और गर्मी की छुट्टियां गुजारने का प्रोग्राम बनाया। अब राउडन कौन था? राउडन वाजा कुलीग, तो वो उसका कुलीग था, मतलब वो ब्रुकफील्ड में साथ पढ़ाते थे। दे वॉक्ड एंड क्लाइंब फॉर अ वीक, एक हफ्ता वो वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए, एक हफ्ता वो दोनों मिलकर सैरें करते रहे, वहाँ पर पहाड़ियाँ चढ़ते रहे। अनटिल रॉडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस, अचानक किसी घरेलू मसले की वजह से राउडन को वहाँ से रवाना होना पड़ा। जिप स्टेड ऑन अलोन एट वेस्टेल हेड, जहाँ जिस जगह लेक डिस्ट्रिक्ट में चिप्स ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी वो जगह वेस्टेल के नाम से मशहूर थी, वेस्टेल हेड के नाम से मशहूर थी। तो राउडन के जाने के बाद चिप्स वेस्टेल हेड में अकेला रिहाइश इख्तियार किए रहा। वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस, उसने वहाँ एक देहाती मकान में अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ था, और वहाँ उस देहाती मकान में वो वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजार रहा था। जी नेक्स्ट वर्ड है वो है वेव। वेव कहते हैं लहराना, मूव अप एंड डाउन या फ्लटर। नेक्स्ट वर्ड वो है एक्साइटेडली। एक्साइटेडली का मतलब है जोश के साथ, फ्रेंजिडली, वाइल्डली, वायलेंटली, मैडली या फ्रांटिकली। नेक्स्ट वर्ड वो है लेज। लेज बोलते हैं जो एक प्रोजेक्शन या प्रोट्रूजन या रिज होता है, यानी एक पहाड़ है फॉर एग्जांपल, तो पहाड़ की शेप आप लोगों को पता है, लेकिन बाज़ का पहाड़ी का कोई एक हिस्सा बाहर की जानिब जो निकला होता है वो उसको प्रोजेक्शन या फिर लेज या फिर यहाँ पर देखें रिज या प्रोट्रूजन बोलते हैं। तो आगे आप देखें कुछ और भी अभी पहले मीनिंग्स हैं। हेस्टन, हेस्टन कहते हैं जल्दी करना। मेक हेस्ट, हरी अप, गो फास्ट, डैश, रश या स्पीड अप। जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो आप लोगों का है इसमें, वो है रेंच। रेंच कहते हैं मोच आ जाना, हड्डी का जो है वो जैसे कहते हैं ना उसमें जैसे हड्डी निकल जाना या मोच आ जाना। स्ट्रेन, ट्विस्ट या स्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड वो है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है जाहिर होना। प्रूव, केम टू बी नोन। नेक्स्ट वर्ड वो जो है वो है टर्न आउट, इशारा करना। साइन, गिव अ साइन टू इंडिकेट या बेकन। नेक्स्ट वर्ड वो है आप लोगों का वो है सिग्नल। सिग्नल कहते हैं इशारा करना। साइन, गिव अ साइन, इंडिकेट या बेकन। जी अगला वर्ड वो है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को। अडेप्ट या श्रीयूड। नेक्स्ट वर्ड वो है यहाँ मैं थोड़ा सा आगे पीछे करिए ज़रा। टर्न आउट का मीनिंग दोबारा देख लें। टर्न आउट का मीनिंग है जाहिर होना। प्रूव, केम टू बी नोन। और सिग्नल का मतलब था साइन या गिव अ साइन। और फिर एक्सपर्ट जिसका मतलब है माहिर, यानी अडेप्ट या श्रीयूड को बोलते हैं। उसके बाद है रेस्क्यूड, यानी बचा लेना, निजात दिला देना किसी को किसी मुश्किल से। तो सिनोनिम्स हैं रिलीज्ड, लिबरेटेड, एक्सट्रिकेटेड, स्लेवेज्ड या फिर रिलीव्ड। नेक्स्ट वर्ड वो है रेस्क्यूअर, निजात दहिंदा, प्रिजर्वर, लाइफ सेवर, रिडीमर या डिलीवरर। नेक्स्ट वर्ड वो है रैलिश। रैलिश कहते हैं मज़ा, जायका या खुशी को। इंजॉयमेंट्स, डिलाइट या ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड वो है एट होम या फिर एट ईज़। ये दोनों लफ्ज़ सेम है, यानी ये एक दूसरे के भी सिनोनिम है, और इसका मतलब है एट होम या एट ईज़ का मतलब है आदी हो जाना। एट होम का मतलब ही आदी, ये घर से रिलेटेड मीनिंग नहीं है। एट होम का मतलब है अपने आप को किसी चीज़ का आदी कर लेना या आदी हो जाना, या एट ईज़ महसूस करना। फेमिलियर विद या यूज टू या रिलैक्स, यानी किसी चीज़ का आदी हो जाना या किसी चीज़ मतलब इसमें आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। किसी की मौजूदगी में अपने आप को आरामदेह महसूस करना, ये भी हो सकता है। आगे है मॉन्स्टरस। मॉन्स्टरस कहते हैं खौफनाक को। अननेचुरल, एबनॉर्मल या रिपेलेंट। नेक्स्ट वर्ड वो है ऑनर। ऑनर मीन हॉरर। हॉरर मीन खौफ या दहशत। इसके सिनोनिम्स हैं टेरर, फियर, फ्राइट, अलार्म, ड्रेड, ओ या अबॉमिनेशन। जी हाँ जी, ये यूँ समझ लें कि अब कुछ टाइम साथ गुजारने के बाद राउडन वहाँ से जा चुके हैं, और वेस्टेल हेड में जो है वो चिप्स इस मरतबा अकेला रह रहा है।
अच्छा, सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मैं वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल, एक दिन क्या हुआ कि ये वहाँ का पहाड़ी सिलसिला है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से पहाड़ी सिलसिले मशहूर हैं या पहाड़ मशहूर हैं, मुख्तलिफ पहाड़ों को हम नाम दे देते हैं, जैसे केटू की चोटी है, माउंट एवरेस्ट है। इस तरह लेक डिस्ट्रिक्ट में जो पहाड़ था वो ग्रेट गेबल के नाम से मशहूर था। तो एक दिन ग्रेट गेबल को फलांगते हुए उसने नोटिस किया, उसने गौर किया, अ गर्ल वीविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लैच, कि एक लड़की है और बहुत ही एक यानी एक पहाड़ का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है, वो काफ़ी खौफनाक दिखने वाला पहाड़ का कोना है, उसके ऊपर वो ठहरी हुई है और वो जोश से जो है वो अपना हाथ हिला रही है। थिंकिंग दैट शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज ही हैस्टन टूवर्ड्स हर। ये बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सा इंसिडेंट होता है कि ये देख लें आप, ये 1 से 1.5 सदी पहले की बात कर रहा है। तो उस टाइम किसी लड़की का इस तरह यूरोप या वेस्ट के माशरे में भी फिरना बड़ी अनहोनी सी बात थी कि एक लड़की है, अकेली है, तनहा है और वो अकेली पहाड़ की किसी खौफनाक दिखने वाली चट्टान के ऊपर ठहरी है और हाथ हिला रही है। तो चिप्स के लिए ये बड़ी अनयूजुअल सी बात थी। उसने ये फील किया कि जैसे वो किसी मुश्किल में है। तो वो क्या करता है कि थिंकिंग दैट शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़, कि वो मुश्किल में है इसलिए वो हाथ हिला रही है। ही हैज़ टर्न टुवर्ड्स हर, वो तेज़ रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ा, बट इन डूइंग स्लो, लेकिन इस तरह तेज़ी से आगे बढ़ने में और पहाड़ फलांगने में ही स्लिप्ड हिमसेल्फ, वो फिसल गया एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उसके टखने में मोच आ गई। एज इट टर्न आउट शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल। फिर पता चला कि वो लड़की बिल्कुल हरगिज़ भी किसी किस्म की मुश्किलात में नहीं थी, बट वॉज मेनली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फार्दर डाउन द माउंटेन, बल्कि दूर एक और पहाड़ पे ठहरी अपनी दोस्त को इशारे करके बुला रही थी, सिग्नल दे रही थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, वो एक ज़बरदस्त किस्म की क्लाइंबर या को पहमा थी, या पहाड़ पर आसानी से वो चढ़ना जानती थी। बेटर इवन देन चिप्स, यहाँ तक कि चिप्स से भी ज़्यादा अच्छी वो क्लाइंबर थी, पहाड़ पे बहुत अच्छे से चढ़ सकती थी। हु वॉज प्रीटी गुड, क्योंकि चिप्स इतना एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि कुछ हद तक वो पहाड़ी पे चढ़ जाता था, लेकिन वो कोई एक्सपर्ट नहीं था पहाड़ चढ़ने में। दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर, तो बजाय ये कि वो अपने आप को बचाने वाला पाता, उसने वो काम उल्टा हो गया, उसको बचा लिया गया। यानी चिप्स तो भागा था लड़की को बचाने के लिए, लेकिन मामला उल्टा हुआ कि लड़की ने आकर उसको बचा लिया। तो इस तरीके से वो रेस्क्यूड हुआ, रेस्क्यूअर नहीं बन सका, यानी बचाने वाला ना बन सका। एंड नीदर रोल वाज वन फॉर विच ही हैड मच वैलिश, और ये जो यानी जिस तरीके से लड़की ने उसको बचाया था, ये जो रोल तब्दील हुआ था कि बजाय कि वो हीरो बनता, लड़की एक उसके लिए यानी उसकी निजात दहिंदा बनकर आ गई थी। ये एक ऐसा रोल था कि जिसको उसने हरगिज़ भी पसंदीदगी की नज़र से ना देखा, क्योंकि यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि चिप्स एक ओल्ड ख्यालात, पुराने ख्यालात रखने वाला शख्स था और उसके नज़दीक वो मर्द था, तो उसको लड़की को बचाना चाहिए था। ये क्या उल्टा काम हो गया कि लड़की ने आके उसको बचा लिया। For he did not, he would have said care for women, क्योंकि वो अमूमन ये कहा करता था कि उसको औरतों की परवाह नहीं है। He never felt at home or at ease, वो with them, वो औरतों के साथ कभी भी अपने आप को पुरसकून या अपने आप को आसूदा हाल महसूस नहीं करता। And that monstrous creature, और औरत को वो monstrous creature समझता है, यानी खौफनाक मखलूक, एक भयानक मखलूक। तो उसके नज़दीक ये जो खौफनाक मखलूक जिसका नाम औरत है, beginning to be talked about the new woman ऑफ द 90s, ख़ास तौर पर ये 19वीं सदी की नई औरत, यानी जब औरत एडवांस होना शुरू हुई थी मगरिब में, तो वो तो वैसे भी फिल्ड हिम विद हॉरर। वो तो इस तरह की मॉडर्न औरत को देखे तो उसको वैसे ही वहशत होती थी। और कैथराइन इस तरह की मॉडर्न गर्ल थी, वो अकेले सैर करने आई हुई थी दोस्त के साथ, और वो इंडिपेंडेंट रह रही थी, वो जॉबियन भी थी। ये सारी हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
जी, हेवन कहते हैं पनाहगाह या आरामगाह को, रिफ्यूज, शेल्टर, सेंचुरी या सिस्टम रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेस्टफुल, नापसंदीदा या नाखुशगवार, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल या अनडिज़ायरेबल। नेक्स्ट वर्ड वो है इनोवेशन, इनोवेशन मीन नयापन या नई चीज़, मॉडर्निज्म, नोवेलिटी, चेंज, वेरिएशन या फिर कॉइनिंग। नेक्स्ट वर्ड वो है रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल मीन काबिल नफरत या काबिल माफ़ी या ना काबिल माफ़ी, ब्लेमेबल, रॉन्ग, बैड, शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल, इग्नोबल या इनएक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रेज, क्रेज मीन जुनून, ट्रेंड, फैशन, इंथुजिज्म या फिर वेम। नेक्स्ट वर्ड है वो है टेकअप, टेकअप कहते हैं इख्तियार करना या फिर अडॉप्ट। नेक्स्ट वर्ड वो है वेग, वेग कहते हैं वेग कहते हैं गैर वाज़ेह या मुबहम किस्म का, इनडिस्टिंक्ट, अनक्लियर, शैडोई या फिर हेजी। होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, टॉलरेट या बेयर विथ। नेक्स्ट वर्ड वो है फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट मीन तश्कील करना, फ्रेम, गिव फॉर्म टू, डिटेल या डेजिग्नेट। नेक्स्ट वर्ड वो है टिमेट, टिमेट कहते हैं बुज़दिल या शर्मीले को, शाय, डिफिडेंट, रेटिकेंट या श्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड वो है कैवलरी, कैवलरी बोलते हैं दिलेरी या शराफत को, गैलेंट्री, कर्टसी या ग्रेशियसनेस। नेक्स्ट वर्ड वो है इनकाउंटर, अचानक से मुलाकात हो जाना, मीट बाय चांस, रन इनटू या चांस। नेक्स्ट वर्ड वो है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जो है वो मर्द या मर्द से मुतल्लिक या मर्दाना, मेल, मैनली, मैन लाइक या स्टाउट हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड वो है टर्न द टेबल, मामले का उलट हो जाना, इन्वर्ट, रिवर्स, चेंज या फिर ऑल्टर। नेक्स्ट वर्ड वो है स्टीप, स्टीप कहते हैं अचानक से या सीधी उतराई को, शेयर, अब्रप्ट, सडन, शार्प या फिर वर्टिकल, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग नहीं बल्कि नीचे डिसेंडेंस। आगे है ट्रैक, ट्रैक मीन रास्ता, ट्रेल, पाथ, पाथवे, कोर्स या फिर रूट। ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन, चिप्स एक रवायती किस्म का और खामोश तबा मर्द था या आदमी था। एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, इतनी अरसे से ब्रुकफील्ड में रह रहा था और ब्रुकफील्ड को वो अपनी हेवन समझता था, अपनी पनाहगाह समझता था। और ब्रुकफील्ड की इस पनाहगाह से जो दुनिया जो थी सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशन। और उसके नज़दीक ब्रुकफील्ड के अंदर से जब वो बाहर की दुनिया को देखता था तो ये नई दुनिया, ये जो तब्दील होती दुनिया थी, ये उसको मुख्तलिफ़ किस्म की इख्तराआत से, नई चीज़ों से और जो फजूल सी चीज़ें उसके नज़दीक थी उनसे भरी हुई दिखाई देती थी। देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ, एक ड्रामा निगार था, एक शख्स था जिसका नाम बर्नार्ड शॉ था, हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रिप्रीहेंसिबल ओपिनियंस, जिसके ख्यालात बहुत ही काबिल मुज़म्मत और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के थे। देयर वॉज इब्सन, इसके अलावा एक और ड्रामा निगार था, उसका नाम इब्सन था, टू विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, जो कि बहुत ही ऐसे ड्रामे लिख रहा था जो लोगों के ख्यालात में गड़बड़ पैदा कर रहे थे। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाईसाइकिलिंग विच वाज बीइंग टेकन अप बाय द वुमेन इक्वली। इसके अलावा बाईसाइकिल चलाने का एक जुनून मगरब की सोसाइटी में उठ रहा था और ख़ास तौर पर लड़कियां भी इस क्रेज़ को अपना रही थीं मर्दों के बराबर, यानी वो भी साइकिल चलाना शुरू हो गई थी मर्दों के साथ। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। चिप्स के लिए ये सारी जो आज की जदीद या जिद्दत वाली ये जो नई चीज़ें थीं और ये जो आज़ादी थी जो उनके माशरे में आ रही थी, चिप्स के लिए बहुत मुश्किल था ऐसी तमाम तब्दीलियों की हमायत करना। ही हैड अ वेग नोशन, उसका ऐसे उसके ख्यालात जो थे को ख़ास उसको पता ही नहीं था उसके ख्यालात क्या हैं। जो मबहम से या हल्के फुल्के से उसके ख्यालात थे वो ये थे कि इफ़ ही एवर फार्मुलेटेड इट, यानी अगर कभी उसने कोई ख्यालात बनाए भी थे तो वो ये थे कि दैट नाइस वुमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट, कि जो अच्छी औरतें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, शर्मीली होती हैं और बड़ी नाजुक सी होती हैं। एंड दैट सिंस मैन ट्रीटेड दैम एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड दैम विद पोलाइट बट रादर डिस्टेंट कैवलरी, और जो अच्छे मर्द होते हैं उनको औरतों के साथ ज़रा फासले से लेकिन शाइस्ता तरीके से उनसे रवैया रखना चाहिए। ही हैड नॉट देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ वुमेन ऑन ग्रेट गेबल, इसलिए उसको तो दूर
दूर तक तवक्को ही नहीं थी कि कोई औरत भी कहीं किसी पहाड़ी पर, वो भी इतनी खौफनाक पहाड़ी पर खड़ी हुई नज़र उसको आ सकती है। बट हैविंग encountered one who seems to need masculine help, लेकिन उसको एक औरत नजर आई और उसने ये समझा कि ये लड़की मुश्किल में है, इसको मर्द की मदद की ज़रूरत है। It was even more terrifying that she should turn the tables, लेकिन ये और भी खौफनाक बात उसके लिए साबित हुई कि उस लड़की ने तो सारे सूरत हाल को ही बदल कर रख दिया by helping him, के बजाय वो जो जिस ख्याल से जा रहा था कि मैं उसकी मदद करूँगा, खुद स्लिप होकर गिर पड़ा और वो लड़की भागी और उसने आके उसकी मदद की, उसको बचाया। For she did, और उसने ऐसा किया। She and her friend had to, क्योंकि उसको और उसकी दोस्त को ऐसा करना पड़ा। He could scarcely walk, क्योंकि जब उसकी टखने में मोच आई तो उसके बाद उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था। And it was a hard job getting him down the steep track, और पहाड़ का ये रास्ता खड़ा ढलवान नुमा था जिससे नीचे लेकर उनके नीचे शिप्स को लेकर जाना उन दोनों लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो उसको लेकर वेस्टेल जाएं, जहाँ पर वो मतलब रिहाइश रखे हुए था। ये पैराग्राफ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऊपर बर्नार्ड शॉ का जिक्र है या ऊपर इब्सन का जिक्र है, ये दोनों उस दौर के ड्रामा निगार थे और ये जो है वो मॉडर्न औरत को पोर्ट्रे कर रहे थे, मॉडर्न ख्यालात को अपने जो है वो अपने ड्रामाज में लिख रहे थे। जो वो उस टाइम की जो रवायती माशरा था बरतानिया का, वो ये चीज़ें उनके लिए या बरतानिया के रवायती लोगों के लिए ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो इसलिए चूँकि चिप्स भी एक रवायती मर्द था तो उसके लिए भी ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं थी। आगे सिनोनिम्स देखें, फ्लैशिंग चमक या तेजी, लमिनस ग्लिटरी शाइनिंग ग्लीमिंग या फिर स्पार्कलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैकल्ड। फ्रैकल कहती है जो चेहरे पे छोटे छोटे दाग होते हैं, मार्क्ड विद फ्रैकल्स, स्पॉटेड स्पेकल्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसीडर, समझना, थिंक, बिलीव, रिगार्ड एज या फिर डीम, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल, आंसरेबल या फिर गिल्टी। फार्म हाउस, राय या होटल, डिवेलिंग हाउस, अटैच टू अ फार्म। वॉन्डर, वॉन्डर कहते हैं हैरान होना, सरप्राइज, या थॉट। नेक्स्ट वर्ड है वो है विगली यानी हल्का सा, स्लाइटली, एब्सक्योरली, रफली, जनरली, लूजली या इंडिस्टिंक्टली। नेक्स्ट वर्ड वो है स्पेन, मोचा जाना, पेन, हर्ट, ब्रूज, ब्रेक, पुल या फिर मसल। नेक्स्ट वर्ड वो है मर्सी, रहम करम पर होना, लीनियंसी, क्लीमेंसी, पिटी या फिर काइंडनेस। और नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवील, जाहिर करना, ब्रिंग टू लाइट, अनकवर या एक्सपोज टू व्यू। ये मैं अकेला सिनोनिम्स कराना चाह रही थी, लेकिन इसके साथ मैंने चाहा कि थोड़ा सा मैं आपको ये पैराग्राफ भी ऐड कर दूं। आज मैं आप लोगों को ये जो 4th चैप्टर है कंप्लीट नहीं पढ़ा रही, इंशाल्लाह कंप्लीट मैं कल करूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैथरीन के बारे में देख लें या कैथरीन के बारे में देख लें। आप दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, डजंट मैटर। हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस, उसका नेम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वाज 25, उसकी उम्र 25 साल थी। यंग एनफ टू बी डॉटर यानी, और चिप्स आपको पड़ता है 48 साल का था, तो वो इतनी नौजवान थी कि अगर टाइम पे चिप्स की शादी होती तो उसकी इतनी बेटी भी हो सकती थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकदार नीली आंखें थीं। फ्रैकल चीक्स, उसके गालों पर छाइयों के निशान थे। एंड स्मूथ स्ट्रो कलर्ड हेयर, और उसके जर्दी माइल या गोल्डन कलर के सीधे या स्ट्रेट बाल थे। शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी एक फार्म हाउस पे रिहाइश अख्तियार किए हुए थी। ऑन हॉलीडे विद अ गर्लफ्रेंड, और अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ छुट्टियाँ मना रही थी। एंड एज शी considered herself responsible for चिप्स एक्सीडेंट, और अपने आप को चूंकि वो चिप्स के इसके हादसे का जिम्मेदार समझती थी, तो शी यूज्ड टू बाइसाइकिल along the side of the lake to the house in which the quiet man स्टेइंग। तो वो रोज़ाना बाईसाइकिल झील के साथ बने हुए रास्ते पर बाईसाइकिल चलाती हुई उस आदमी से, उस खामोश तबा आदमी से मिलने आती जो कि वहाँ पर रह रहा था। ये आप लोगों का है। थोड़ा सा इसमें मज़ीद मैं डिटेल, लेक डिस्ट्रिक्ट वही है, लेक डिस्ट्रिक्ट रीजन ऑफ माउंटेन्स एंड लैक्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ों और झीलों पर मुश्तमिल एक इलाका है, वो लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। वेस्ट हिल हेड, वेस्ट हिल हेड एक
एक स्मॉल गांव है इन द लेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव का नाम वेस्टेल हेड है। ग्रेट गेबल माउंटेन है लाइंग एट अ वेरी हार्ट ऑफ इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट, जो बिल्कुल इस लेक डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में है ये पहाड़ी सिलसिला ग्रेट गेबल का। 90s कहते हैं, जो यानी जो 20वीं सदी थी उसको 90s बोलते हैं। बर्नार्ड शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह आयरिश बॉर्न राइटर था, जिसके बारे में मैंने बताया है कि वो ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट था और उसके प्लेस जो थे वो बहुत मशहूर थे अपने यूनिक और न्यू आइडियाज़ के लिए और थीम्स के लिए। इब्सन भी, हेनरिक इब्सन इसका पूरा नाम था, ये नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट था। उसके वेल कंस्ट्रक्टेड प्लेस डीलिंग रियलिस्टिकली विद द साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अगला है विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस का आगे जिक्र होना है, ये एक इंग्लिश पोइट था, ठीक है, ये भी न्यू ख्यालात का हामिल था। अब आप कुछ क्वेश्चन देख लें जी। Where did Chips go during the summer vacation of 1896? He, with his colleague Rawdon, went up to the Lake District. What did Chips see while climbing on the Great Gable? Great Gable पर जब वो चढ़ाई चढ़ा था तो उसने क्या देखा? While climbing on Great Gable, Chips saw a girl waving her hand from a dangerous rock. आगे है What happened to Chips when he hastened to the girl? जब भागकर Chips उस लड़की की जाने बढ़ा तो उसके साथ क्या हादसा हुआ? When he hastened to the girl, he slipped and wrenched his ankle. वो फिसल के गिर पड़ा और उसका टखने में मौज आ गई। When and where did Chips meet Catherine? कैथरीन से उसकी कब और कहाँ मुलाकात हुई? Chips met Catherine on Great Gable in Lake District in 1896. इम्पॉर्टेंट है ये 3 क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है। Who was Rawdon? Where did he go with Chips? Rawdon was a colleague of Chips. उसका कुलीग था, उसका साथी था वहाँ ब्रुकफील्ड में। He went up to the Lake District with Chips during the summer vacation of 1896, यानी 1896 की गर्मियों की छुट्टियों में वो उसके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट सैर के लिए गया। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन द नॉवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन डे चिप्स saw a girl on dangerous looking rock. He ran up to help her, but in doing so he slipped, wrenched his foot. The girl came to help him. She nursed him for a week. During the period they fell in love with each other and married. यानी वो एक हफ्ता उसके पास आती रही, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और उन्होंने शादी का फैसला किया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द नावल। ये इस नावल का सबसे इंपॉर्टेंट वाक़या है। वाई वाज स्प्रिंग 1896 इंपॉर्टेंट फॉर चिप्स? क्यों इसके लिए ये साल अहम था? द स्प्रिंग ऑफ 1896 वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिप्स। इट वाज द स्प्रिंग व्हेन ही मेट कैथरीन हुम ही लव्ड एंड मैरिड, क्योंकि इसी साल उसकी कैथरीन से मुलाकात हुई और उसने उसके साथ शादी की। तो गर्ल, ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह टुमारो तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि संडे के बाद मंडे इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।